कल अगर पेट्रोल 5 रुपया से महंगा हो जाए तो एलपीजी का बिल भी बढ़ जाए और आपका एसआईपी का रिटर्न गिर जाए, तो उसकी शुरुआत सिर्फ 33 किलोमीटर के एक सी रूट से होती है। आज हम उसी सफ़र को फॉलो करेंगे और एक नाम याद रखना, बैरल नंबर 47। ये एक क्रूड ऑयल का बैरल है, अभी अभी गल्फ के एक ऑयल फील्ड से निकलकर टैंकर में लोड हो रहा है और जो हॉर्मोन से गुजरने वाला है। अगले 10 मिनट में हम इसी बैरल के साथ ट्रैवल करेंगे और गल्फ से, मुंबई पोर्ट से, आपके पेट्रोल से और आपके एलपीजी सिलेंडर से फाइनली आपके म्यूचुअल फंड के एसआईपी तक। और इसी सफ़र में एक सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा पैसा बनाता है और इतना हिडन है कि 99% लोग इसका नाम भी नहीं जानते हैं, और वो रिवील इस वीडियो के बीच में होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाय, दिस इज़ पिंकी जायसवाल और यहाँ पे फाइनेंस को हम सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करते हैं। जैसे ही बैरल 47 ग्राउंड से निकलता है, 3 लोग ऑलरेडी खुश हो जाते हैं। पहला जो सबसे पहला होता है वो गल्फ के प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ जैसे कि सऊदी, यूएई और हर एक्स्ट्रा डॉलर पर बैरल पर उनकी ट्रेजरी में जाता है। जितने वो बैरल देंगे उतना ट्रेजरी उनके अकाउंट में जाएगा। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ग्लोबल ऑयल मेजर्स है, जो कि एक्सम, अनसेल जैसी कंपनीज है जिनका अपस्ट्रीम बिजनेस सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो वॉल स्ट्रीट के ट्रेडर्स होते हैं जिनके लिए वॉर की न्यूज़ का मतलब पैसा ही होता है। पर चौथी भी एक ऐसी पार्टी है जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाती है लेकिन बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं, और उसके बारे में हम थोड़ी देर में भी बात करते हैं। पहले देखते हैं कि ये बैरल नंबर जो 47 हमें कितने का पड़ता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, आपके लिए एक क्विज़ है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि इंडिया जो है कितना % क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, 50, 70 या 85। और लास्ट में हम देखेंगे कि आंसर आपका सही होता है कि नहीं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट। और आंसर है 85% से ज़्यादा। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर में से एक है। तो बैरल नंबर 47 जो है वो टैंकर में हार्मोन क्रॉस करके अरेबियन सी होते हुए इंडिया पोर्ट पहुंचने वाला है। वहां आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी कंपनीज का उसे रिफाइन करके पेट्रोल, एलपीजी और डीजल में कन्वर्ट करते हैं। अब एक ट्विस्ट ये आता है कि जब क्रूड $2 बढ़ता है तब रिटेल पेट्रोल प्राइस तुरंत उतना नहीं ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्साइज ड्यूटी, स्टेट वैट, डीलर कमीशंस और इतने अपना मार्जिन खुद ही ऑब्जर्व करते हैं, स्पेशली इलेक्शन के सीजन्स में। फिर असली इम्पैक्ट शुरू होता है। एलपीजी, सीएनजी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सब बढ़ते बढ़ते जैसे हर चीज़ की डिलीवरी कॉस्ट बढ़ जाती है। सब्जी से लेकर अमेजन पैकेज तक, ऑयल जो है एक इनविजिबल टैक्स है जो हर प्रोडक्ट की कीमत में छुपा होता है। जैसे चलो हम लोग अब उस फोर्थ पार्टी की बात करते हैं जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाती है, जो कि है ऑयल कंपनी। बिल्कुल भी नहीं। सऊदी भी नहीं है, तो आरबीआई भी नहीं है। ये एक ऐसी पार्टी है जिसका नाम कभी भी न्यूज़ के हेडलाइंस में नहीं आता है, इसलिए लोग इसे नहीं जानते। पर जब भी वॉर होता है, न्यूज़ आती है, तो ये सबसे पहले आप अपने रेट सबसे ज़्यादा बढ़ा देती है। और इसका रिजल्ट हम अभी 2 मिनट बाद करेंगे। पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है जो इससे एक डायरेक्टली कनेक्टेड है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग सवाल जो कमेंट्स में सबसे ज़्यादा आते हैं कि इंडिया तो वॉर में नहीं है, फिर रुपीस क्यों गिर रहा है। सोचो ऐसे कि बैरल नंबर जो 47 है, इंडिया पहुंचते ही उसका बिल डॉलर्स में आता है, यानी कि रुपीस में भी नहीं। मतलब ज़्यादा इंपोर्ट मतलब ज़्यादा डॉलर्स डिमांड, मतलब वीक जो रुपी है वो वीक हो जाती है। दूसरा, जैसे ही टेंशन बढ़ता है तो ग्लोबल इन्वेस्टर घबरा जाते हैं और पैसा जो है इमर्जिंग मार्केट से निकाल लेते हैं और उसे डॉलर या फिर गोल्ड में डाल देते हैं ताकि वो फ्लाइट टू सेफ्टी हो जाए। तीसरा कब होता है? जब ट्रेड डेफिसिट का डर, जैसे कि मान लो लगता है कि अभी ट्रेड डेफिसिट कर जाए, हो सकता है इसका डिमांड कम हो जाए, तो मार्केट को जब लगेगा कि आगे डॉलर की डिमांड आएगी तो रुपीस पहले ही गिरना चालू हो जाता है। और ये कोई थ्योरी नहीं है। अभी जुलाई 2026 में जब रिन्यूड यूएस और ईरान की हॉस्टाइल शुरू हुई थी, तब ब्रेंट $87 तक गया था और रुपीस रिकॉर्ड भी बहुत ज़्यादा लो के करीब पहुंच चुका था और आरबीआई को यहाँ पे इंटरवेंट करना पड़ा। तब हम लोग
रिवील करते हैं जो हॉर्मोज में जब टेंशन बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा कौन कमाता है, तो शिपिंग वॉर इंश्योरेंस कंपनीज, जैसे शिप्स जो हॉर्मोज से गुजरती है और जिनके इंश्योरेंस प्रीमियम 5 से 10 गुना तक बढ़ जाता है। रातों रात बिना किसी हेडलाइंस के ये कॉस्ट सीधा फाइनल कार्गो प्राइस में छुप जाता है। और दूसरा हिडन कॉस्ट ये होता है रीरूटिंग, कि कई ऐसे टैंकर्स होते हैं जो हार्मोन से अवॉइड करके लंबे अल्टरनेटिव रास्ते में ले जाते हैं, जिससे कि फ्यूल्स और टाइम दोनों ही ज़्यादा लगते हैं, जो आगे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। इसीलिए पेट्रोल पंप पे फ़र्क कभी कभी क्रूड के एक्चुअल इंक्रीज से भी ज़्यादा महसूस होने लगता है। तब हमें पता चलता है कि ऐसा क्यों हुआ। अब एक फैंटेस्टिक बात, जब पूरा देश लूज कर रहा होता है तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो चुपके से जीत रही होती है, जैसे कि विनर्स हो गए ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, जो कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर रिवेन्यू क्रूड के साथ बढ़ता है। आईटी और फार्मा एक्सपोर्टर्स जैसे डॉलर अर्निंग वीक रूपी, उनके लिए सबसे ज़्यादा फायदा होता है। गोल्ड सेफ हेवन डिमांड है जो प्राइस से ऊपर होता है। कुछ कंपनी जो लूज करते हैं जैसे एविएशन, जेट फ्यूल्स, उनका सबसे ज़्यादा कॉस्ट होता है। पेंट्स, टायर्स, केमिकल, पेट्रोकेमिकल्स बेस्ड जो रॉ मटेरियल होते हैं, फिर एफएमसीजीज जो कि पैकिंग और लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ता है। ओएमसी खुद अगर प्राइस बढ़ने ना दिया जाए तो मार्जिन जो है स्क्वीज कर जाता है। अगर वॉर, सेम देश सेम वॉर, और कुछ स्टॉक्स ऊपर कुछ स्टॉक्स नीचे, यही एक मार्केट की असलियत होती है। प्राइस अगर डाउन गया तो डॉलर का डिमांड भी डाउन जाएगा और उससे रुपीस भी, उसका प्राइस भी लो होगा और आरबीआई डॉलर्स बेच देता है थोड़ा प्रेशर कम होने के लिए, लेकिन ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है और यही वाइस वर्सा चलते रहता है। ये पूरा साइकिल है अगर इस ग्राफिक को दिमाग में रख लिया जाए, क्योंकि ये साइकिल हर वॉर के ऑयल शॉक के टाइम पे ये रिपीट करता है। आरबीआई के पास टोटल 3 टूल होते हैं, पहले की जो रिजर्व्स रखे हैं उसे इंटरवेंशन कर दे या इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे और इमरजेंसी डॉलर स्वैप फैसिलिटी। पर ऑनेस्ट बात यह है कि आरबीआई प्रोटेक्ट नहीं करता, कुछ शॉक को स्लो मोशन में डिलीवर करता है। सोचो आरबीआई मतलब एक एयरबैग है जो कि क्रैश तो नहीं रोकता लेकिन इम्पैक्ट को थोड़ा कम करता है। अगर वॉर लंबी चली तो रिजर्व की भी एक लिमिट होती है। अब हम बात करने वाले हैं बैरल नंबर 47 का सफ़र यहीं ख़त्म होता है आपके निफ्टी या सेंसेक्स लिंक एसआईपी में। आपके फंड में एनर्जी, एविएशन, ऑटो, पेंट सब सेक्टर्स के वेटेड होता है और कुछ स्टॉक्स ऊपर और कुछ नीचे, और कुछ एफआईआई आउटफ्लो से पूरा मार्केट शॉर्ट टर्म में करेक्शन देख सकता है। मतलब आप चाहे ट्रेडिंग करें या ना करें, बैरल नंबर 47 आपके फंड के जो एनएवी को टच करता है। एक व्हाट इफ गेम सिर्फ मैग्नीट्यूड समझने के लिए, अगर हॉर्मुज एक हफ्ते के लिए बंद हो जाए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक हफ्ते के लिए बंद हो जाए, तो शॉर्ट टर्म में शार्प ऑयल स्पाइक एनालिस्ट ने पहले ही $100 लेवल्स पे डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया मार्केट में टेम्पररी करेक्शन देखने को मिल सकता है। रिटेल प्राइस जो शायद तुरंत ना बढ़े लेकिन एलपीजी और फ्रेट पर प्रेशर बन सकता है। अगर यही हॉर्मोज 1 महीने के लिए बंद हो जाए तब ग्लोबल सप्लाई का रफली 1/5 अफेक्टेड हो सकता है। और ये एनालिस्ट ने 150 से 200 बैरल पर डॉलर जैसे एक्सट्रीम सिनेरियोस भी डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया का इंपोर्ट बिल भी ड्रेस्टिकली बढ़ सकता है, रुपीस पर सस्टेन प्रेशर, आरबीआई का रिपीट इंटरवेंशन, और इन्फ्लेशन जो होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन से निकल कर फूड और हर जगह पहुंच जाएगा। याद रहे ये वर्स्ट केस इलस्ट्रेटिव है, एक्चुअल आउटकम अल्टरनेटिव रूट, रिजर्व्स और डिप्लोमेसी पे डिपेंड करेगा। लाखों इंडियन एनआरआईज गल्फ में रहते हैं, केरला, यूपी, बिहार, पंजाब से स्पेशली। इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि वीक रूपी उनके घर वालों के लिए एक फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि एनआरआई डॉलर जो है या दिरमान वहाँ का जो है वो कमाता है, और वीक रूपी होने का मतलब है सेम फॉरेन करेंसी का बदले मतलब ज़्यादा रुपीस मिलना इंडियन करेंसीज। पर जो लोग लॉन्ग टर्म रिस्क भी है, अगर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा टाइम तक एस्केलेट होता है तो जॉब सिक्योरिटीज़ पर असर बहुत ज़्यादा पड़ सकता है। मिक्स बैग जो अब अगर मैं बात करूँ तो शॉर्ट टर्म में फ़ायदा है लेकिन लॉन्ग टर्म में अनसर्टेनिटी देखने को मिल सकता है। 1990 में गल्फ वॉर, 2003 में ईरान और वॉर और 2019 में सऊदी वॉर ड्रोन अटैक हमने देखा है। हर बार शार्प इनिशियल फॉल आया है पर रिकवरी जो थी अनएक्सपेक्टेड से काफ़ी ज़्यादा तेज हुई। क्यों?
क्योंकि मार्केट जो है फ्यूचर को प्राइस करता है, प्रेजेंट को नहीं। ऐसे ही जैसे ही लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है कंटेंट है तो कैपिटल वापस आना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए एडवाइज़र कहते हैं कि जियोपॉलिटिक्स शॉक में एसआईपी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हिस्ट्री सजेशन करती है कि जो लोग घबरा के निकलते हैं वही लोग रिकवरी मिस कर देते हैं। तो दोस्तों, बैरल नंबर 47 का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। हॉर्मुज़ से निकल के इंश्योरेंस प्रीमियम से, आरबीआई के रिजर्व से होते हुए आपके एसआईपी तक। और सब लोग सोचते हैं वॉर ख़त्म होने का मतलब पेट्रोल सस्ता, लेकिन रियलिटी इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कई बार वॉर ख़त्म होने के बाद भी पेट्रोल किस रीजन से अभी भी कम नहीं होता। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या इंडिया का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट आपने सही गेस किया था। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।